नमस्कार शिक्षार्थियों, सामुदायिक संसाधनों के मानचित्रण सत्र में आपका स्वागत है। मैं प्रदान से डॉक्टर निवेदिता नारायण हूँ। ऑस्ट्रेलिया में चार्ल्स स्टुअर्ट विश्वविद्यालय के साथ एडजंक्ट फैकल्टी भी हूँ। मैंने आजीविका को बढ़ावा देने, ग्रामीण आजीविका में सुधार के तरीकों और दृष्टिकोणों के विकास के साथ 3 दशकों से अधिक समय तक कार्य किया है। मेरी विशेष रुचि आजीविका विकास में रुचि रखने वाले आप जैसे पेशेवरों को प्रशिक्षित करने में है। इस सत्र में हम वनों, पशुओं और लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामुदायिक संसाधनों के मानचित्रण पर चर्चा करेंगे। आपको डॉक्टर नित्या राव के पिछले वीडियो में सतत आजीविका रूपरेखा पर हुई बातचीत याद होगी। हम इस रूपरेखा का उपयोग इस विषय के बारे में और जानने तथा सामान्य संपत्ति संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ब्लॉक ए में समूह विकास को सुगम बनाने के विषय पर मेरा वीडियो भी याद होगा। आज जब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे तो ये दोनों वीडियो बहुत उपयोगी होंगे। आइए एक उपकरण के रूप में सतत आजीविका रूपरेखा पर फिर से विचार करें, जो हमें ये समझाने में मदद करती है कि घर और आजीविका प्रणाली बाहरी वातावरण के साथ कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। दोनों पर्यावरण महत्वपूर्ण हैं, अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण और नीति एवं संस्थागत संदर्भ जिसमें लोग रहते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सामुदायिक संसाधन या परिसंपत्ति क्या है। प्रिय शिक्षार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं चाहूंगी कि आप इस प्रश्न पर विचार करें। संपत्ति आधारित गरीब परिवार गैर गरीब परिवारों की तुलना में बहुत अधिक सीमित हैं। गरीब लोगों की जमीन, पानी, प्राकृतिक संसाधनों और अन्य संपत्तियों तक सीमित पहुंच क्यों है? ये उनके आजीविका विकल्पों को कैसे सीमित करता है? हम नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसी बाधाओं को दूर करने में उनकी मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रेरणा है और विशिष्ट उद्देश्य क्या है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि सामुदायिक संसाधनों तक पहुंच यानी वे संसाधन जो निजी तौर पर स्वामित्व में नहीं हैं, गरीबों के लिए सामान्य समय और संकट के दौरान में आजीविका का समर्थन कर सकते हैं। अधिक विशेष रूप से हम व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक स्तर की आर्कशितता को संबोधित करने में सामान्य संपत्ति संसाधनों और आजीविका गतिविधियों की भूमिका को समझने के लिए उदाहरणों का पता लगाएंगे। आइए सामुदायिक संसाधनों या संपत्तियों पर फिर से गौर करें। ये सभी अक्सर अदृश्य होते हैं और उन पर चर्चा नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए परिसंपत्ति श्रेणी जिस पर हमने चर्चा की और व्यावहारिक संपत्तियां जिस पर प्रोफेसर नित्या राव के व्याख्यान में चर्चा हुई थी। वे संपत्ति आप में से अधिकांश ने निजी स्वामित्व वाली या व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाली मान ली होंगी। वास्तव में हम सोच सकते हैं कि सभी संपत्तियां केवल निजी स्वामित्व अर्थात जो व्यक्ति के स्वामित्व में होती हैं। जैसे प्राकृतिक पूंजी भारत में कृषि भूमि है और पिता के स्वामित्व में है और बच्चों को विरासत में मिली है, या जमीन के मालिक के स्वामित्व में भूमि के एक भूखंड में एक ट्यूबवेल जैसी भौतिक पूंजी है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जंगल का मालिक कौन है? तालाबों का मालिक कौन है? नदी का मालिक कौन है? गांव में चराई भूमि का मालिक कौन है? आइए एक उदाहरण के रूप में जंगल की चर्चा करें। ये वन विभाग के स्वामित्व में हो सकता है और किसी भी मानव को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ताकि जानवरों, पौधों और पेड़ों को इंसानों से सुरक्षित रखा जा सके। ये वन विभाग के स्वामित्व में भी हो सकता है, लेकिन लोगों के विशिष्ट समूहों को प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है। उदाहरण के लिए आसपास के गांवों के ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी के लिए टहनियां, चारों के लिए झाड़ियां इकट्ठा करने की अनुमति दी जा सकती है। गैर काष्ठ वनोपज जैसे महुआ और तेंदू पत्ते, चिरौंजी, गोंद, टसर कुकून, लैक स्क्रैपिंग आदि। लेकिन ये सब मालिक यानी वन विभाग द्वारा निर्धारित किए के अनुसार एकत्र किया जाएगा। फिर सामुदायिक या सांप्रदायिक वन हैं। इन्हें ग्राम वन या पंचायत वन कहा जाता है, जो इस तथ्य को दर्शाता है कि इन वनों का प्रशासन और उपयोग गांव या पंचायत स्तर पर होता है। हैमलेट के गांव और ग्रामीणों का समुदाय वास्तव में ऐसे संसाधनों को संचालित करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। गांव की चराई भूमि का मालिक कौन है? फिर गांव का तालाब,
नदी, ये संपत्ति या प्राकृतिक पूंजी, जैसा कि हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी, किसी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं है। ये सब सामाजिक पूंजी के अंतर्गत आता है, जिसकी इस मॉड्यूल में चर्चा की गई है। जब हम सामुदायिक संसाधनों को देखते हैं तो समूहों, समुदायों और संस्थागत व्यवस्थाओं जैसे पंचायतों और वन विभाग आदि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सामुदायिक संसाधन अक्सर सामान्य संपत्ति संसाधन कहलाते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम उनका उल्लेख इसी प्रकार करेंगे। कुछ लोगों का सुझाव है कि जो परिसंपत्तियां निजी संपत्ति नहीं हैं, उन सभी को सामान्य संपत्ति संसाधनों के रूप में माना जा सकता है, और जब संसाधन एक अच्छी तरह से परिभाषित समूह के पास इसके सामूहिक उपयोग का अधिकार होता है, तो ये एक सामान्य संपत्ति बन जाते हैं। उपभोक्ताओं का समूह, जो गांव के उपसमूह हैं, चराई भूमि के उपयोग की संस्थागत व्यवस्था शायद पंचायतों के माध्यम से या ये आदिवासी पंचायत के लिए जाति के माध्यम से हो सकती है, या ये गांव के बुजुर्गों या लोगों के किसी अन्य समूह के माध्यम से हो सकती है। इस तरह के सामान्य संपत्ति संसाधन व्यापक, अक्सर अदृश्य, अवक्रमित और कम उपयोग किए जाते हैं। सामान्य संसाधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई तरह से इसकी आबादी को लाभान्वित करते हैं। अब मैं आपको बिहार के चकई में प्रदान में लाहंती क्लब से एक क्लिप दिखाऊंगी, जिससे हमें उन गांवों के लोगों को सुनने का मौका मिल सके जिनका जीवन और आजीविका वास्तव में आम संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। शहर के निवासी भी सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भर हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, और हम अपने वीडियो में इस बारे में बात नहीं करेंगे। आबो हर हपन दो सेदाय खन गी दा बीर आर आतु रे अडी गान नाता मेनाक ताबोना। आबुआ हरक बांदे आर जम न्यू प्रकृतिक रे निर्भर मेनाआ। आबो हर हपन ठे दो आयमा लेकान जम न्यू मेनाक रेहो बाजार रेना जम न्यू गेबोन अपनार एदा। लहंती क्लब से खन बेनाव अकान वीडियो माध्यम तेले बडाय ओचोये पिया आबो आतो आडे पासे रे आयमा लेकान जम न्यू बारेते। तबे तिहिन दो देला बोन नेला बानवार पिठा बारेते। 1998 के भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने वास्तव में राष्ट्रीय और आधिकारिक स्तर पर इस योगदान को उजागर किया। 1980 के दशक में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एनएस जोधा ने ये समझने के लिए 7 शुष्क राज्यों का अध्ययन किया कि कैसे परिवार सामान्य संपत्ति संसाधनों, विशेष रूप से पानी, चारा और गैर काष्ठ वनोपज पर निर्भर थे। उन्होंने सर्वेक्षण के समान ही सुझाव दिया कि गरीब लोग और विशेष रूप से महिलाएं सामान्य संपत्ति संसाधनों पर निर्भर हैं। पहला, इनसे उपलब्ध जलाऊ लकड़ी की झाड़ियों का उपयोग खाना पकाने और खाना गर्म करने के लिए किया जाता है। दूसरा, घास, पत्तियों और झाड़ियों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। तीसरा, आवास के लिए बांस, छोटी लकड़ी और ताड़ के पत्तों का उपयोग किया जाता है। चौथा, विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां और मछली, विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान जीवन के निर्वाह हेतु। पांचवा, सामान्य संपत्ति संसाधन निजी संपत्ति आधारित खेती के साथ साथ घरेलू उद्यमों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए, वे सिंचाई के लिए पानी, गीली घास, खेती के लिए खाद, कच्चा माल प्रदान करते हैं। साथ ही सामान्य चरागाहों का उपयोग चराई के लिए किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, संक्षेप में सामान्य संपत्ति संसाधन गरीबों के लिए आजीविका चलाने के काम आने वाली संपत्ति है। अब हम देखेंगे कि सामान्य संपत्ति संसाधन या संपत्ति और संबंधित गतिविधियां गरीब लोगों को असुरक्षाओं से उबरने में कैसे मदद करती हैं। आरक्षितता, जैसा कि हमने चर्चा की, प्रतिकूल घटना के जोखिमों की आरक्षितता है। उदाहरण के लिए, हालिया कोविड और उस घटना से उबरने की क्षमता।
आघात व्यक्तिगत हो सकते हैं, जैसे मृत्यु, बीमारी, दुर्घटना और पशुधन का नुकसान, या वे सामूहिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सूखा या बाढ़ है, और निश्चित रूप से कोविड। प्रतिकूल घटनाओं का उच्च जोखिम और कोई आघात लगने पर सामना करने में असमर्थता आरक्षितता को दर्शाती है। बेशक भूख के लिए नियमित रूप से पुरानी आरक्षितता, भोजन तक पहुंचने की क्षमता और परिवार की न्यूनतम खपत की जरूरतों के बीच का अंतर है। आइए हाल ही में कोविड के आघात का उदाहरण लेते हैं। आप यहाँ बिहार के चकई का ये क्लिप देखिए। जैसा कि भारत के कई हिस्सों में कोविड-19 महामारी ने आरक्षितता को उजागर किया और दिखाया कि कैसे पारंपरिक जीवन शैली अन्य समर्थन के अभाव में लोगों को बनाए रख सकती है। तालाबंदी के दौरान बाजार बंद थे। सरकारें किसी भी भोजन और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति नहीं कर सकीं और ग्रामीण भोजन और आजीविका के अपने वैकल्पिक पारंपरिक स्रोतों में वापस चले गए। उन्होंने अपने श्रम को पारंपरिक आचरण में संलग्न किया, जैसे कि शिकार करना और जंगल से अनुत्पादित खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करना। साथ ही उन्होंने अपने आंगन, सागबाड़ी और खेतों पर काम किया। कोविड-19 के दिनों से पहले एक बदलाव आया था, जब वे इन सामान्य संसाधनों से दूर हो गए थे। चलिए देखते हैं। ᱵᱚᱱ ᱫᱮᱱᱛᱮ ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱛᱮ ᱵᱤᱨ ᱛᱮᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱟᱱᱴᱷᱮᱲ ᱟᱲᱟᱜ ᱞᱮ ᱥᱤᱫ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ। ᱞᱚᱠᱰᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱡ ᱫᱟᱜ ᱠᱮᱫᱟᱭ, ᱫᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱚᱡ, ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱲᱟᱜ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱮ ᱢᱩᱪᱤ ᱩᱫ, ᱵᱟᱫᱲᱟ ᱩᱫ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱵᱽᱡᱤ ᱞᱮ ᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ, ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱛᱟᱲ ᱞᱮᱭᱟ। ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱢᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ। ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ जो ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, उनको ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱨ ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱳᱴᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। जैसे कि ᱵᱤᱨ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱟᱹᱜᱩ, ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱢᱟᱜ ᱩᱫ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱢᱚᱛᱟᱢ ᱩᱫ ᱦᱩᱭᱱᱟ, ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱩᱫ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱩᱛᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱡᱚᱢᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ। ᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ, ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱨ ᱠᱷᱚᱡ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱵᱤᱨ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱮ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮ ᱩᱫ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱲᱟᱜ ᱜᱟᱱ, ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱩᱛᱩ ᱠᱟᱛᱮ बन जॉमेदा। जबकि अध्ययनों से पता चलता है कि अधिक लोग आम संपत्ति संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर हैं। उन्होंने ये भी दिखाया है कि महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि सामान्य संपत्ति संसाधन खो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या वे उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। उन्हें पानी के लिए जलाऊ लकड़ी, भोजन, चारा इकट्ठा करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उन्हें बहुत लंबा चलना पड़ता है और बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि अधिकांश ग्रामीण परिवारों में इस सब के लिए जिम्मेदार मुख्य लोग वही हैं। संक्षेप में, इन संपत्तियों का पर्यावरणीय क्षरण महिलाओं के लिए जीवन को बहुत कठिन बना देता है। उनके लिए प्रवास और मजदूरी श्रम जैसे विकल्प उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और वे घर पर ही रहती हैं, जो कुछ उपलब्ध है उसी से कार्य करती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब आम संपत्ति के संसाधन खत्म हो जाते हैं। आइए देखें कि इस पर प्रदान के शिवाजीत चक्रवर्ती का क्या कहना है। वे इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और उन गतिविधियों की पहचान करते हैं जिनके बारे में हमने शायद सोचा भी नहीं होगा। बेसिकली ट्राइबल लाइवलीहुड सिस्टम में अगर देखा जाए तो बहुत अलग अलग तरीके का जो है लाइवलीहुड हम लोग को दिखता है, जिसमें हम लोग को ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल रेगुलाइज्ड जो लाइवलीहुड बोलते हैं कि खेती करना, बकरी मुर्गी पालन करना, इस तरीके का लाइवलीहुड तो होता ही है। साथ में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहता है फॉरेस्ट या कॉमन प्रॉपर्टी के ऊपर में। तो बेसिकली इसमें से बहुत सारा लाइवलीहुड, जैसे हंटिंग या फिशिंग, या मतलब फिशिंग मतलब यहाँ पर लोकल फिश कलेक्शन का बात हो रहा है। हंटिंग मतलब जो है जो जंगल या लोकल कॉमन रिसोर्स के अंदर में जो सब मिलता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉडेंट्स, मतलब जिसको ये लोग अलग अलग चूहा मारना बहुत लोग बोलते हैं। तो उस कंडीशन का जो है लाइवलीहुड को ये लोग स्टिग्माटाइज, मतलब हम लोग जो है ग्लोबल वर्ल्ड इसको स्टिग्माटाइज्ड करते जा रहे हैं। तो उस जगह पर जो फोकस करना ज़रूरी है कि उस तरीके के खान पान के लिए जो है हम लोगों को मतलब एनिमल प्रोटीन का कंजम्पशन जो है वो कहीं ना कहीं ट्राइबल वर्ल्ड में इस तरीके से ही मिलता है।
सामान्य संपत्ति संसाधन अक्सर बाहरी लोगों के लिए अदृश्य और अज्ञात होते हैं और कई गतिविधियों का खुलासा ग्रामीणों द्वारा बाहरी लोगों से नहीं किया जाता है। इन मुद्दों पर बात करना शर्मिंदगी का विषय क्यों माना जाता है? प्रिय श्रोताओं, क्या हम वास्तव में ऐसी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं? अब हम युवा संथाल आदिवासियों द्वारा बनाई गई क्लिप और फिल्मों की एक श्रृंखला देखेंगे, जहां हम कुछ गतिविधियों के बारे में बताते हैं जिसमें वे शामिल होते हैं। इन सामुदायिक या सामान्य संपत्ति संसाधनों को महत्वपूर्ण परिणामों में परिवर्तित करते हैं। आइए शिकार करने से शुरू करते हैं और देखें कि इन युवा लड़कों के लिए इसका क्या अर्थ है। आयमा लेकान जानवर गोय कते ले जोम कोआ ओना लेकाते बानवार गोय हो आले संथाल समाज रेदो अडी मारांग भूमिका मेनाआ। प्रिय शिक्षार्थियों, मुझे यकीन है कि आप इन युवा लड़कों के साहस की सराहना करने में मेरे साथ शामिल होंगे जब वे इस तरह के भोजन में अपनी रुचि साझा करते हैं और आप इनके व्यंजनों का YouTube वीडियो देख सकते हैं। आइए जानें कि स्थानीय नदियों और तालाबों में मछली पकड़ने का क्या मतलब है, क्योंकि मछलियों को स्थानीय स्तर पर बेचा और खाया जाता है। भैया ये मछली मारने के लिए आप ये सिर्फ रोहू या सूरमा या बाजारों द्वारा प्रचारित बिग टीएलई बड़ी मछली नहीं है। आइए स्थानीय उपलब्धता और प्राथमिकताओं पर चर्चा करें। वनों में प्रोटीन के कौन-कौन से स्रोत उपलब्ध हैं? हम कहते हैं कि भारतीय आहार में प्रोटीन की कमी की पहचान की जा सकती है और विविध स्रोतों का अध्ययन और प्रोत्साहन किया जा सकता है। जंगल के मशरूम प्रोटीन का एक अन्य स्रोत हैं और चकाई में प्रदान द्वारा प्रचारित महिला समूहों में इसकी चर्चा की जाती है। जबकि परिवार की पिछली पीढ़ियां इसे खाने की आदी रही हैं, परिवारों ने अब इनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे जंगल के लोग खाते हैं। हालांकि इस पर चर्चा करने और इसे वापस आजीविका और खाद्य प्रणाली में रखने से सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। आजीविका से संबंधित ये और कई अन्य गतिविधियां शर्मिंदगी से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि पिछड़ा होना, मूल्यवान नहीं होना या दूसरों द्वारा किसी न किसी तरह से नीचा दिखाना। इसलिए स्थानीय समुदाय भी इन महत्वपूर्ण गतिविधियों पर निर्भरता कम करने लगते हैं और युवा पीढ़ी विभिन्न प्रकार की पारंपरिक प्रथाओं से बचने लगती है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि आप चकाई में आदिवासी क्षेत्रों में विशाल असिंचित ऊपरी इलाकों से चित्र में देखते हैं और पाते हैं कि कैसे झाड़ू बनाने के माध्यम से खरपतवार आय में परिवर्तित हो जाते हैं। चरचुरी उष्ण कटिबंधीय एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पोलिनेशिया में मूल रूप से मौजूद हैं, जो कि जमीन में अत्यंत विस्तृत रूप में फैलती हैं, जिन्हें जड़ से हटा पाना अत्यंत मुश्किल होता है। इस घास के नुकीले होने के कारण ये जानवरों और इंसानों को घायल कर देते हैं। फिर भी इसका उपयोग परिवार के बड़े सदस्यों द्वारा कुछ पैसे प्राप्त करने के लिए आजीविका रणनीति के रूप में किया जाता है। एकत्रित करने के बाद घास को बेचने के लिए झाड़ू बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन ये आय के मामले में बहुत अति उत्तम नहीं है। परिवार किसी तरह इन्हें स्थानीय बाजारों में बेचते हैं और अपनी आजीविका में कुछ न्यूनतम नकद आय जोड़ते हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? हम परती, ऊपरी भूमि और खाद्य सामग्री और जंगलों के अधिक उपयोग का समर्थन कैसे कर सकते हैं?
अब हम टसर के बारे में एक उदाहरण के रूप में एक क्लिप देखेंगे, जो एक गैर काष्ठ वन उत्पाद है जिसे संथालों द्वारा जंगल से एकत्र किया जाता है और सदियों से व्यावसायिक रूप से बेचा जाता है, क्योंकि ये घर के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है। ये कुछ साल पहले एक खत्म होती हुई परंपरा थी। इसे आधुनिक बनाने, वैज्ञानिक ज्ञान से जोड़ने और युवा संथालों के लिए नए रास्ते बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? To meet barely 60% of the demand for Tussar silk. However, when Pradhan started work in this sector, it found no takers among the traditional rearing families. The tradition was long dead and buried. Except for some tribal families like those of Shamlal Baske. He lives near the forest and has been rearing silkworms all his life. Every year, as soon as he is through with transplanting paddy in the fields, Shamlal and his wife start the preparations for producing tussar cocoons. This fascinating process spans the entire life cycle of a silkworm. To begin with, Shamlal hunts for seed cocoons in the forest, brings them home and hangs them in garlands. ये जानने के लिए कि ये हस्तक्षेप पारंपरिक गतिविधियों को विज्ञान और बाजारों से कैसे जोड़ते हैं, कृपया अपने अध्याय में विस्तृत सामग्री देखें। प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम इस वीडियो में समापन की ओर आ गए हैं और हम चर्चा करेंगे कि कैसे नीतियां और संस्थान जोखिम और आरक्षितता को बढ़ाते या घटाते हैं। ये कैसे बाधाएं उत्पन्न करते हैं या सतत आजीविका प्रणालियों के फूलने फलने के अवसर पैदा करते हैं। मैं इसका पता लगाने के लिए केवल पिछली क्लिप से टसर उदाहरण पर चर्चा करूंगी। टसर रेशम कोकून का एक जंगली रेशम है जिसे आपने देखा, और सरकार के निवेश से राज्य सरकार में केंद्रीय रेशम बोर्ड ने शहतूत रेशम को प्राथमिकता दी है, जो कि पालतू है, और उन्होंने जंगल से टसर रेशम और गैर शहतूती जंगली रेशम की उपेक्षा की है। वन कानूनों ने ग्रामीणों के लिए कोकून तक पहुंचने और पारिस्थितिक कर्मता, जिसमें पोषिता अर्जुन और आसन है, जो इस मामले में पेड़ है, को पोषित करने में समस्या पैदा कर दी है और कोकून फूल फल नहीं सकता है। जीवाणु रोग के प्रसार की पहचान की गई है, लेकिन सेरी जैव प्रौद्योगिकी विभागों के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी उपेक्षा की गई है। प्रधान और केंद्रीय रेशम बोर्ड के नीतिगत दबाव के कारण ही एक नया संगठन यानी टसर डेवलपमेंट फाउंडेशन ने टसर के लिए एक राष्ट्रव्यापी उत्पादन को बढ़ावा दिया है और कच्चे रेशम की विशाल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गतिविधि को पुनर्जीवित किया है। तो प्रिय शिक्षार्थियों, हमारे लिए जंगलों की अन्य वस्तुओं के लिए कई समझने योग्य उदाहरण हैं जिनकी हमने चर्चा की है, जैसे कि गोंद, चिरौंजी, तेंदू और लैक्स। अब हम कुछ प्रश्नों की एक प्रमुख श्रृंखला पर नजर डालते हैं। स्वामित्व और सामुदायिक संसाधनों के उपयोग के ये नियम कैसे बनाए जाते हैं? ये नियम कौन बनाता है? क्या ये उपयोगकर्ता या मालिक हैं? ये सरकार हैं या ठेकेदार, या ये मार्केट एजेंट या शिकारी हैं? इन नियमों को कैसे लागू किया जाता है? जब कोई तालाब से सारी मछलियों को हटा देता है, या सभी पत्तियों को काट देता है, या सभी पेड़ों को काटता है और उद्योग के लिए पेड़ और लकड़ी के लिए लुगदी बेचता है, तो दंड कौन निर्धारित करता है? और संसाधन कैसे प्रबंधित किया जाता है? क्या ये उपयोगकर्ताओं, मालिकों, शिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है? इसे एक शरण से कैसे रोका जाता है और इसे भावी पीढ़ियों के लिए कैसे नवीनीकृत किया जाता है? मैं आपको 3 बहुत ही त्वरित उदाहरण दूंगी। विदर्भ और महाराष्ट्र में तालाब का उपयोग एक समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसके रखरखाव और समान वितरण के लिए गांव से एक पणिकर को नियुक्त किया जाता है। लद्दाख में, जहां गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं और नहरों से पानी बहता है, इसे कृषि के लिए घरों द्वारा साझा किया जाता है। प्रवाह को विनियमित करने के लिए गांव से जानकार लोगों को नियुक्त किया जाता है और ये पीढ़ियों में एक सम्मानजनक स्थिति है। तीसरा उदाहरण आंतरिक विवादों का निपटारा है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण, प्रिय श्रोताओं, चंडीगढ़ के पास सुखोमाजरी है। 1970 के दशक में सिंचाई के पानी की सख्त जरूरत के कारण
फोर्ड फाउंडेशन समर्थित परियोजना में फसल उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इसने निश्चित रूप से पहाड़ियों के प्रति लोगों के रवैये में बदलाव लाने में उत्प्रेरक का काम किया। इस बात पर जोर दिया गया था कि यदि ग्रामीणों को अपने बांधों में पानी चाहिए तो उन्हें पहाड़ी जलसंभरों को चरने और वनस्पतियों की अवैध कटाई से बचाना चाहिए। अपनी ओर से ग्रामीणों ने स्वेच्छा से अपने मवेशियों को, जो पहले स्वतंत्र रूप से चरते थे, चराने से खुद को रोकने की पेशकश की और उन्होंने अपने जानवरों को खिलाने के लिए पहाड़ी क्षेत्र से घास का भार ले जाने के लिए नियम बनाकर जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा की। धीरे धीरे नंगी पहाड़ी ढलानों को घास और पेड़ों से ढका हुआ देखा गया और नए दृष्टिकोण को एक ऐसा नाम मिला जिसके बारे में आपने पहले सुना होगा। इसे सामाजिक बाड़ लगाना कहते हैं। हम इसे ग्रामीणों के समूह द्वारा सामूहिक कार्रवाई के रूप में भी संदर्भित कर सकते हैं, जैसा कि समूह प्रक्रियाओं पर मॉड्यूल में चर्चा की गई है। केवल शासन और प्रबंधन ढांचा ही नहीं, कानूनी ढांचा भी मायने रखता है। कानून महत्वपूर्ण है और इसके अलावा मैं चाहती हूं कि आप इस बारे में सोचें कि कानून क्यों महत्वपूर्ण है। मैं उदाहरण के रूप में चराई और चरागाह भूमि का उपयोग करके इस पर कुछ विचार करूंगी। कानून ने चरागाहों और चराई को अधिकार दिया क्योंकि इन्हें बंजर भूमि के रूप में नामित किया गया था और उनका प्रशासन वन या राजस्व विभागों को दिया गया था। सरकार ने तब इन बंजर भूमि को औद्योगिक विकास और शहरी विकास के लिए कम कीमतों पर आवंटित किया था। उपयोगकर्ता और पशु मालिक इन चरागाहों और तालाबों या जोहड़ों तक अपनी पहुंच खो चुके थे और उन्हें कानूनी ढांचे द्वारा बंजर भूमि नामित किया गया था। 1970 और उसके बाद भूमिहीनों को जमीन देने के लिए जोर दिया गया और भारत के कई राज्यों में खाद्य सामग्री, चराई भूमि और जोहड़ गरीबों को आवंटित किए गए। इन अनुत्पादक भूमि को उत्पादक बनाने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता थी, लेकिन वे निवेश सरकार द्वारा नहीं किए गए थे। इस प्रकार खाद्य सामग्री को एक श्रेणी के गरीब लोगों से दूर ले जाया गया और दूसरी श्रेणी के गरीब लोगों को वितरित किया गया, जो इसका उपयोग भी नहीं कर सकते थे। उसी समय सरकार द्वारा गरीबी विरोधी योजनाओं में मवेशियों को वितरित किया गया था, लेकिन चारा मौजूद ही नहीं था या चरागाह भी उपलब्ध नहीं थे और उन्हें औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया था या प्रमुख जातियों और वर्गों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उदाहरण के लिए 1987 के सूखे और 2015-16 के सूखे में मवेशियों की गंभीर क्षति हुई थी। चारा उपलब्ध नहीं था और पशु मालिकों को भारी नुकसान हुआ था। प्रिय श्रोताओं, शासन प्रणाली और कानून सभी के लिए उचित नहीं है और सरकार स्थानीय समुदायों और स्थानीय लोगों की राय नहीं ले सकती है और निर्णय लेने में उनकी कोई राय भी नहीं है। इससे समस्याएं पैदा होती हैं। तो आइए इसका पता लगाएं कि गरीब लोगों के लिए इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए नीतियां, संस्थान और प्रक्रियाएं क्या भूमिका निभा सकती हैं, या क्या हम स्वीकार कर रहे हैं कि ये केवल अवरोध और बाधाएं ही पैदा करते हैं। अब मेरे पास आपके लिए एक गतिविधि है। क्या आप किसी गांव या गांवों के समूह की कल्पना करके या उसे याद करके 3 प्रश्नों के बारे में सोच सकते हैं? आपको कौन से समुदाय या सामान्य संपत्ति संसाधन याद हैं? लोग किन उद्देश्यों या गतिविधियों के लिए इन संसाधनों पर निर्भर हैं? ऐसी कौन सी गतिविधियां थीं जिनसे आप असहज महसूस करते थे और आपको लगता था कि ग्रामीणों को ऐसा करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वे स्वीकार्य नहीं हैं? ये कुछ संदर्भ और वीडियो हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं। ये अध्यायों में उपलब्ध हैं और इसके लिए मैं आपसे विवरण देखने का अनुरोध करूंगी और हमारे फंडदाताओं के लिए हमारी अभिस्वीकृति, विशेष रूप से आपके द्वारा देखी गई सभी क्लिप के लिए। अंत में ये हमारे भागीदारों की सूची है जिनकी वजह से ये सब संभव हो सका है। धन्यवाद प्रिय श्रोताओं। मुझे आशा है कि ये सत्र आपके लिए उपयोगी था।